क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 19 मई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं आज हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल पे सारे नोटिफिकेशन, सारे वीडियो, सारे अपडेट्स मिलते हैं, तो वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जो पेड ग्रुप चल रहे हैं यूपीएससी और यूपीपीएससी के लिए, और 2023 का भी हम लोग फाउंडेशनल कोर्स चालू करने वाले हैं, तो उसके लिए जानकारी अगर आप चाहते हैं तो 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीसी एग्जामिनेशंस में, उनको जो है अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। ठीक, देखिए एक रिपोर्ट आई है लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ के द्वारा, एक रिपोर्ट निकाली गई है जिसपे ये बताया गया था कि एयर पोल्यूशन से दुनिया में कितनी मौतें हुई और दुनिया में किन देशों में कितनी मौतें हुई। ठीक है, तो इसमें इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हुई एयर पोल्यूशन से, वायु प्रदूषण से। ठीक, करीबन 16.7 लाख डेथ हुई 2019 में, जो कि हमारे भारत देश में 2019 में जितनी भी मौतें हुई उसका 17.8% था। ठीक, और मेन कारण भी इन्होंने बताया है 9.8 लोग, तो जो PM2.5 पर्टिकुलेट मैटर 2.5 वाला पोल्यूशन जो होता है, देखो ये 2.5 जो है ये डायमीटर होता है। कभी हो सकता है पूछ ले कि ये रेडियस है कि क्या है किसी पार्टिकल का, तो ये डायमीटर होता है 2.5 mm। तो ये जो है ज़्यादा डेथ करता है। इसके अलावा हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन, ठीक, घरेलू वायु प्रदूषण के कारण भी 6.1 लाख लोग मर गए। और लोकेशन बताया कि भारत में लोकेशन कौन सी है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ये एयर पोल्यूशन होता है, वो इंडो गैंजेटिक रीजन है, प्लेन है, और यही वो रीजन है जहाँ पर दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि न्यू दिल्ली। ठीक, इसमें कारण बताया गया है कि भाई साहब किन किन कारणों की वजह से जो है प्रदूषण होता है। तो जैव द्रव्यमान यानी कि बायोमास को जो हाउस होल्ड में जलाया जाता है उसकी वजह से। ठीक, लकड़ी और वो फूड फ्यूल के लिए जो है जलाना। इसके अलावा जो है जैसे वो कंडे वंडे चलाते हैं ना, काउडंग केक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वो है। बाकी इसके अलावा कोल को जो है का दहन करना, और क्रॉप बर्निंग जो स्टबल पराली जलाई जाती है उसकी वजह से भी होता है। इन्होंने बताया कि पूरी दुनिया में 66.7 लाख डेथ हुई एयर पोल्यूशन से। ठीक, लैंसेट की ये एक रिपोर्ट थी। इंडिया में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बताइए कौन कौन से एयर पोल्यूशन देखे जाते हैं, मापे जाते हैं। ठीक, ये बता दूं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, ये एक ग्लोबल वार्मिंग गैस है, ना कि एक एयर पोल्यूटेंट। ठीक, अगला देखिए, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मैं लगातार आप लोग को अलग अलग करंट अफेयर में देता जा रहा हूँ, ठीक, डेटा। ठीक, तो आप लोग जो लगातार पढ़ते आ रहे हो उन लोग के लिए तो बढ़िया है, नहीं तो आप लोग कहोगे कि सर एक साथ दे दीजिए, मतलब कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो एक जो है जो इसमें ऑब्जर्वेशन देखा गया है वो ये है कि भैया चाहिए तो बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। ऐसा जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में भी बताया गया है कि 2019 और 21 के बीच में जो उन्होंने सर्वे किया तो ज़्यादातर इंडियंस को बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए। पता नहीं अभी भी ये इस तरीके की जो है सोच क्यों बना रखी है। बल्कि अब तो ज़माना बहुत बदल गया है और ज़्यादातर बेटों से ज़्यादा तो बेटियां जो है ख्याल रखती माँ बाप का। ठीक, शादी होने के बाद भी। ठीक, तो ये पता नहीं, खैर तो ये सोच बदलेगी धीरे धीरे। नंबर ऑफ मैरिड पीपल जो हैं 15 से 49 साल के बीच के, तो उनको जो है सन ज़्यादा चाहिए, और वो भी डॉटर्स के कई गुना ज़्यादा। मतलब देखा गया कि जिन लोगों ने ये कहा कि हमें बेटा चाहिए और जिन लोगों ने ये कहा कि हमको बेटी चाहिए, तो ये जो है बेटा मांगने वाले जो है कई ज़्यादा गुना जो है इनसे ज़्यादा थे इन लोगों से। ठीक, हालांकि जो कुछ मतलब ये जरूर मानते हैं लोग कि कम से कम एक डॉटर तो होनी जरूरी है, एक बेटी तो होना जरूरी है एक आदर्श फैमिली के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब एक बेटी हो जाए ताकि घर का काम वाम करे सब, ठीक, और बाकी जो है सब मौज करें। ठीक, तो बेटी उसके लिए चाहिए इनको, तो मतलब क्या बात करी जाए, समझ में नहीं आ रहा है। खैर, तो अगला ये है कि सबसे ज़्यादा जो है मेन की डिमांड कहाँ पे, मिजोरम। वैसे देखने में लगता है कि उत्तर पूर्वी जो भारत है उसमें ज़्यादातर ये सब मानक जो स्टैंडर्ड्स हैं वो अच्छे हैं। ठीक, और उसमें है भी, देखिए मेघालय में भी बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर देखो तो अब इधर पॉपुलेशन घट गई, सेक्स रेशियो ख़राब है, तो उत्तर पूर्वी भारत में भी ये आंकड़े आते हैं।
ठीक, अब ये भी हो सकता है कि भाई साहब वहाँ पे आंकड़े मिल जाते हैं, बाकी कई स्टेट तो अभी उन्होंने पीछे देखा था कि वो अपना डेटा ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो देखो मिज़ोरम सबसे ज़्यादा, अगर स्टेट में पूछा है तो मिज़ोरम में सबसे ज़्यादा जो है बेटे की जो है उनको दरकार है। और अगर उसमें पूछा जाए यूनियन टेरिटरीज में तो लक्षद्वीप। ठीक, ओवरऑल मिज़ोरम, लक्षद्वीप, मणिपुर और उसके बाद बिहार। ठीक, और एंड द वीमेन इन बिहार शोज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेफरेंस फॉर मोर सन्स देन डॉटर। व्यूमन भी मतलब खुद औरतें भी चाह रही हैं, क्योंकि दबाव होता है। ठीक, बेटे जो पति है उसको भी बेटा चाहिए, पति की जो माँ है उनको भी बेटा चाहिए, दोनों, बल्कि मतलब माँ भी ये चाहती है कि बेटा, पता नहीं। खैर, मेघालय देखिए कि इन सब में अपवाद है, वहाँ पर विमन से जो है चाहती कि उनकी बेटियाँ, ठीक, बेटों से ज़्यादा वो बेटियों चाहती, क्योंकि वो एक मैट्रिलिनियल सोसाइटी यानी कि मातृवंशीय समाज है। तो वहाँ पर मतलब कहने का ये है कि एक महिला हेड होती है एक हाउस होल्ड की। ठीक, याद रखना। देखो यहाँ पर ये सब बेटियाँ बेचारी खड़ी हैं और ये जो है गोद में चढ़ा हुआ है। ठीक, अगला टॉपिक है वादनगर, वदनगर या फिर ऐसे कह सकते हो। देखो अभी मोदी जी गए हुए लुम्बिनी नेपाल में, पता है आपको, बुद्ध पूर्णिमा पे उन्होंने ये बताया कि महसाना डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात की और मेरा जो बर्थ प्लेस है वदनगर, वो भी बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए जो है माना जाता है कई सेंचुरीज से। ठीक, ग्रेट सेंटर ऑफ फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग रहा है कई सेंचुरी से। मोदी तुरंत जोड़ लेते हैं ऐसी चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे देखो, और है भी ये बात, कोई इसमें गलत भी नहीं है। तो 2006 में गुजरात स्टेट आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व विभाग है उसने वडनगर में कुछ जो है खुदाई उदाई करी थी। तो उसमें जो है कुछ बुद्धिज़्म से संबंधित जो है इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर मिला था। ठीक, 2014 में एक्सकवेशन वर्क किया गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और उसमें बताया कि भैया बुद्धिस्ट रेलिक मिले हैं, कुछ कलाकृतियाँ मिली हैं 20,000 करीबन, और जो कि दूसरी सेंचुरी के आसपास की हैं, दूसरी। ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब कि उस समय बुद्धिस्ट के टाइम पे मतलब पहले के टाइम से जो है ये कुछ बुद्धिस्ट लर्निंग का रहा है। देखो ये सब एरिया भी ये एक्सकेवेशन से नहीं मिला है ये। यार एक चीज़ तो है, बुद्धिज़्म में मतलब इतनी पहले होने, आज 2000 साल पहले होने के बावजूद भी इन्होंने कितना आर्किटेक्चर पे और कहाँ कहाँ इन्होंने ध्यान दिया यार, बहुत बढ़िया काम किया। मतलब ये होता मतलब बढ़ावा देना। ठीक, एक और इसमें ये भी था भाई साहब, बुद्धिज़्म में क्या करते थे कि ये राजा को ही कन्वर्ट कर लेते थे। तो राजा जब कन्वर्ट हो जाएगी तो राजा अपने आप ही प्रोपेगेट करेगा पूरी प्रजा को। तो ये भी मतलब फैलाव उन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। वदनगर जो है ये पुराण, और जो चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यूनसांग आया था 7वीं सेंचुरी में, उसने भी इसका जो है बताया है वदनगर के बारे में कि ये काफ़ी अमीर और फ्लरिशिंग टाउन था। ठीक, तो ह्यूनसांग और जो है फाहेन और इट्संग, ठीक, इनमें से कौन पहले आया था बताइए। कल ही मैंने वाली ट्रिक आप लोगों के साथ साझा करी थी। एक और इसमें इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फैक्ट है, ताना रीरी एनुअल म्यूजिकल फेस्टिवल जो है लॉन्च किया गया। ताना, गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताना रीरी एनुअल जो है म्यूजिकल फेस्टिवल है। ये एक्चुअली दो बहनों का नाम है और ये अच्छी गायक थी और जो है लोक संगीत गाती थी गुजराती। इनको जो है अकबर ने बुलाया कि आइए आप हमारे कोर्ट में गाना गाइए। उन्होंने कहा ऐसा है हम मर जाएंगे तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। ठीक, ताना रीरी, ये नाम याद रखिएगा। अगला टॉपिक भाई साहब जो है महंगाई को लेके आ रहा है, और मैंने आप लोग पहले बताया जब भी थोक जो है मुद्रास्फीति बढ़ती है तो वो पास ऑन हो जाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे, यानी कि जो खुदरा जो है आपकी मुद्रास्फीति होती है। तो अभी देखो क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स 15.1% पहुंच गया है अप्रैल के महीने में भाई साहब। और इसका मेन कारण बताया है कि जो सब्जियां हैं, फल हैं, मिल्क है, फ्यूल है, इन सब के प्राइस बढ़ने की वजह से ये बढ़ा है। और हीट वेव चल गई भाई साहब, तो ये सारे प्रोडक्ट देख रहे हो फूड वाले, ये जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो जल्दी ख़राब होने की वजह से क्या है, और हीट वेव में जल्दी ख़राब होने के और ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो इसलिए इनके प्राइस और ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसी की वजह से थोक मुद्रास्फीति भी काफ़ी बढ़ गया है। इसमें एक कारण ये भी बताया गया, रशिया यूक्रेन का वॉर भी है। ठीक, उसकी वजह से फ्यूल के दाम बढ़ गए हैं। मुद्रास्फीति जो थोक वाली है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये लगातार डबल डिजिट में रह रहा है, 13वां महीना है ये भाई साहब। बहुत ज़्यादा वाली दिक्कत वाली बात है, लेकिन चलिए अब जो है उसी में जीवन को गुजारा करना है। ठीक, WPI जो है डबल डिजिट में रहेगा तो ये देखा सकता है कि जो अभी मौद्रिक नीति आने वाली है RBI की जून में,
उसमें नीति दर जो है रेपो रेट हो सकता है वो और बढ़ाया जाए। अभी कितना बढ़ाया गया था? 0.40 या फिर 40 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाया गया था। ठीक, ये यहाँ पे देखिए बैड रिपोर्ट कार्ड आ रहा है, WPI जो है लगातार जो है बिल्कुल ऊंचाइयां छू रहा है। अब देखो ये तो सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या देखना है कि भैया कहाँ से आया ये। तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, इसने ये डेटा निकाला है। ठीक, तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि एग्जामिनर यही ढूंढता है कैसे फंसा जाए बच्चों को, कैसे ट्रैप करे, लेकिन हम ट्रैप होंगे नहीं क्योंकि हम पहले से तैयार हैं। अगला टॉपिक है आर्टिकल्चर से मामे खां। मामे खान जो हैं ये, इनकी ये फोटो है यहाँ पर, ये राजस्थान से हैं और ये वहाँ की पारंपरिक मंगनियार जो एक कम्युनिटी है उसके ये मेंबर हैं। ठीक, तो देखो पहले करंट अफेयर में ये क्यों आए हैं इसका ये जान लेते हैं। अभी कान फेस्टिवल चल रहा है, फिल्म फेस्टिवल चल रहा है फ्रांस में, उसी में मैंने आपको बताया था उसी बगल में फिल्म मार्केट या फिर मार्चे डू फिल्म भी हो रहा है, जिसमें किसी भी कंट्री को पहली बार और भारत को भी पहली बार ही हो गया फिर कंट्री ऑफ ऑनर का जो के मतलब रिकॉग्नाइज किया गया है। तो इस कान फिल्म फेस्टिवल में ये साइड बाय साइड चलते हैं, ये मार्चे डू फिल्म और कान फिल्म फेस्टिवल। तो इस फेस्टिवल में मामे खां को रेड कारपेट पे परफॉर्म करने की तरह के लिए बुलाया गया है इंडिया की तरफ से। ठीक, तो ये चीज़ें हैं और ये वैसे भी फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म करेंगे। मामे खां मंगनियार सिंगर हैं राजस्थान से और लोक संगीत गाते हैं। पहले मतलब रेड कारपेट इवेंट इंडियन कंटिजेंट की तरफ से जाने वाले पहले जो है ये ऐसे फोक जो है आर्टिस्ट बन गए हैं, लोग जो है आपके कलाकार बन गए हैं और ये फेस्टिवल में भी परफॉर्म करेंगे। मंगनियार वाला ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछ चुका है मेरे ख्याल 2014-15 में। ठीक, और मंगनियार कमेटी एक मुस्लिम समुदाय होता है आपका राजस्थान के डेजर्ट एरिया बाड़मेर और जैसलमेर में। मंगनियार और लांघा कम्युनिटी ये दोनों लोग जो है लोक संगीत के लिए जाने माने जाते हैं और ये जो संगीत हैं ये ओरल ट्रेडिशंस में मतलब ओरल हिस्ट्री, मतलब एक गाता है फिर उसको कुछ लोग सुनते हैं, फिर वो गाता है उसको सुनते हैं, कोई लिखा हुआ नहीं जा रहा है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है एज ए फॉर्म ऑफ ओरल हिस्ट्री। अब ये चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आसान भाषा में समझाता हूँ, जैसे अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 में लगाता, ये कहीं किसी किताब में आपको मिलता है क्या? लेकिन आज हमने सुना, हम अपने बच्चों को सुना रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे बच्चों को सुना, उनके बच्चों को सुनाएंगे, तो ये एक ओरल ट्रेडिशन हुआ। समझ में आई बात? तो इस तरीके से समझने की कोशिश किया करिए। की इंस्ट्रूमेंट जो है जो बजाते हैं लोग खमैचा, खरताल और ढोलक, खमैचा, खरताल और ढोलक। ठीक, अर्बन हीट आइलैंड, सिंपल सा देखो अभी आजकल जो है सिटीज़ में ज़्यादा हीट हो रही है, दिल्ली उल्ली के आसपास तो भाई साहब 49 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है टेम्परेचर, जो कि बहुत ही अधिक है। अब देखो सिस्टम क्या है अर्बन हीट आइलैंड का, तो इसमें होता क्या है कि ये एरिया है और यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, अर्बन एरिया है, और फिर ये एरिया है रूरल। ठीक, ये रूरल एरिया है, ये अर्बन एरिया है। अब यहाँ पर कई सारी ये कंक्रीट का जंगल लगा हुआ है, ग्लास और रोड टार की रोड बनी हुई है, ठीक, डामर वाली काली। तो यहाँ पर क्या है कि एल्बिडो जो है की वजह से मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है हीट, और इसीलिए और फिर ये हीट एब्जॉर्ब करके रेडिएट करता है, तो यहाँ पर हीट का मतलब टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा रहता है आस पड़ोस के ग्रामीण क्षेत्रों से 2-3 डिग्री सेल्सियस जो है ज़्यादा रहता है। ठीक, क्यों? यहाँ पर ट्रीज़ होते हैं। ठीक, यहाँ पे ट्रीज़ हैं, तो ये जो ग्रीन बेल्ट होती है ये सब जो है टेम्परेचर को ठंडा रखती है। ट्रीज़ हैं, लेक्स हैं, आपका वेटलैंड्स हैं, तो ये सब ठंडा रखते हैं। लेकिन यहाँ पर कंक्रीट का जंगल बना हुआ है इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। एल्बिडो जो है आपका ये एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लेता है, ये समझ लीजिए। ठीक, तो यही चीज़ अभी इसकी को अर्बन हीट आइलैंड बोलते हैं और ये यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन में पूछ चुका है। मैं आपको बताता भी रहता हूँ साथ ही साथ, और आप भी जान सकते हो सब चीज़ें अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे तो। ठीक, यही सारी चीज़ें 3 से 5 डिग्री तक भी सेल्सियस तक चेंज हो जाता है। और वहीं एग्जाम्पल दिया हुआ है एक पुणे का कि पुणे सिटी का शिवाजी नगर, चिंचवाड़, मगरपट्टा, ये सब सिटी एरिया है। इन एरियाज़ में जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, वहीं आसपास के एरियाज जो हैं पाषण, वहाँ पे जो है टेम्परेचर कम रहता है। ठीक, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है, देख रहे हो, ये वाली बात है। बर्ड काउंट यानी कि पक्षी की जो है गणना, तो यहाँ पे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा पक्षियों की जो है वो देखी गई, स्पेशीज प्रजातियाँ देखी गई हैं। ठीक, इतना ध्यान रखो, सबसे ज़्यादा कहाँ के स्टेट में देखी गई हैं, तो उत्तराखंड में देखी गई। वहीं पे अगर सबसे ज़्यादा चेकलिस्ट देखी जाए, चेकलिस्ट
ठीक, तो वो जम्मू एंड कश्मीर में। अब आप सोच रहे हो कि यार चेकलिस्ट क्या बकवास है ये, तो इसमें देखिए चेकलिस्ट ये है कि ऐसी चिड़िया जिनको देखा गया और या फिर सुना गया, देखा और सुना दोनों गया, ठीक, तो उनको हम लोग जो है चेकलिस्ट बोलते हैं। ठीक, लिस्ट ऑफ बर्ड सीन एंड हर्ड, दोनों चीज़ें। भाई ये नहीं है कि हाँ हर्ड कर ली तब हमने जोड़ लिया, ठीक ये भी एक प्रजाति है, अच्छा ये वाली बोल रही है, ठीक है। तो वो जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा हुए, और अभी ये हिमालयन रीजन में इंडिया नेपाल भूटान में ये जनगणना हो रही है पक्षियों की, तो वहाँ पर ये बताया गया है। और ये 607 स्पेशीज जो है डॉक्यूमेंट किए गए पहले दिन में। बर्ड काउंट इंडिया, ये इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक साझेदारी है कई सारे संगठनों की जो बर्ड्स के लिए काम करते हैं। भारत में एक सलीम अली थे, वो काफ़ी बड़े जो है ऑर्निथोलॉजिस्ट थे। ऑर्निथोलॉजिस्ट, देखो जो यूपीपीसीएस तैयारी कर रहे हैं ये इस तरीके की चीज़ पूछता है कि ऑर्निथोलॉजिस्ट बताइए किससे संबंधित है, ठीक, ऑर्थोपेडिक बताइए किससे संबंधित है। तो ये सारी चीज़ें हो सकता है वहाँ पूछे, तो आप बता मतलब इसको पढ़ना चाहिए आपको, ठीक। तो और ये सारा डेटा जो है उठा के ebird.org/इंडिया पर डाल देते हैं। पहला एडिशन जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज किया गया था बर्ड काउंट इंडिया, बर्ड कंजर्वेशन नेपाल और भूटान के लोगों के साथ में मिलकर। अगला टॉपिक है 6G यानी कि 6G। देखो 5G भारत में अभी आ नहीं पाया और हम 6G की बातें कर रहे हैं। मोदी जी अभी जो है यहाँ पर जब सिल्वर जुबली थी, आप लोगों को मैंने कल पढ़ाया भी था, आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो वहाँ पर ये गए हुए थे मोदी जी। तो वहाँ पे मैंने आप लोग बताया भी था कि 5G टेस्ट बेड भी जो है लॉन्च किया गया है IIT मद्रास की मतलब अध्यक्षता में, 5G के लिए काम करेगा। लेकिन मोदी जी ने यहाँ पे आगे की बात करते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए ऐसा है कि हम 6G को लॉन्च कर देंगे इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक, और उसके लिए हमने एक टास्क फोर्स भी बनाया है। बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है और हम लोग कुछ आगे चलना है। ये नहीं कि दुनिया जब जो है 7G पहुंच जाएगी तब हम 4G पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। अब हम जो है दुनिया से कदम मिला के चल रहे हैं, एक कदम आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हैं और यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि छोटे छोटे एरियाज़ में 6G नेटवर्क मिलेंगे और इसको सेल्स बोला जाता है। काफ़ी तेज़ इंटरनेट होता है 5th जनरेशन से भी ज़्यादा, और ये कई सारी जो है वर्चुअल रियलिटी हो गई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो गया, ठीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, ऑगमेंटेड रियलिटी हो गई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई। तो इनमें बहुत ज़्यादा जो है डेटा का आदान प्रदान होने वाला है। तो इतनी ज़्यादा स्पीड अच्छी होगी उतना ज़्यादा हम इसको जल्दी अडॉप्ट कर पाएंगे। ये नई नई फ्रंटियर साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ जो इंटरनेट से या इन सबसे संबंधित है। अगला टॉपिक है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। देखो भारत में स्टार्टअप इंडिया चल रहा है, सब चल रहा है, सब कुछ है अब, लेकिन उसके लिए एक परिषद बनाया गया है स्टार्टअप के लिए जो कि एडवाइस करेगा, सलाह देगा, और स्टार्टअप में क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं, क्या सोल्यूशन होना चाहिए, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, कैसे कैसे हम इम्प्रूवमेंट करें, उसके लिए अभी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने जो है गठन किया है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल का, ठीक। सिंपल सी बात है, ये वही है अभी जिसने होलसेल प्राइस इंडेक्स का वाला डेटा दिया था, ठीक है। तो ये अभी चौथी मीटिंग थी NSAC की, ठीक है। तो ये अध्यक्ष होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके अध्यक्ष होते हैं, बस इतना ध्यान रखिए। और इसमें और कुछ जाने, हाँ इसमें ये भी है कि कुछ एक्स ऑफिशियल मेंबर तो होते हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल यानी कि आपके जो गैर आधिकारिक जो मेंबर वो भी होते हैं। जैसे कुछ सक्सेसफुल स्टार्टअप है तो उनके जो फाउंडर है उनको भी रखा जाता है। इसके अलावा देखिए नाविक ग्रैंड चैलेंज, ये इसमें एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। नाविक क्या है भाई साहब, जैसे GPS है ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये किसका है, USA का है, आप समझो, ठीक। वैसे जो है ग्लोनास है, ग्लोनास का ये सब क्या है, नेविगेशन करने के लिए सेटेलाइट के थ्रू हमको जो है वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो है। तो GPS है USA का, ग्लोनास है रशिया का, ठीक। इंडिया का नाविक है इसी तरीके से, नाविक, ठीक। बायडू आप समझ रहे हो कहाँ का हुआ, चाइना का हुआ, ठीक। तो इतने याद आ रहे हैं, अभी UK का था नहीं याद आ रहा, ठीक। तो ये जो है नाविक जो कि ग्लोबल जियो पोजिशनिंग सोल्यूशन है, इसके लिए मिनिस्टर जी ने कहा कि भाई साहब कुछ ऐसा नाविक ग्रैंड चैलेंज रखो ताकि लोग स्टार्टअप इसमें आगे बढ़ें और नाविक जो हमारी अपनी GPS की जो टेक्नोलॉजी है उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। बस इतना इसमें इन्होंने बताया गया। और कुछ मतलब जब डेवलप होगा तो जैसे कि ड्रोन चलें, नाविक का उपयोग करें, बहुत ज़रूरी है। GPS देखो कभी मान लो हमारे हालात या फिर जो है वो हैं स्थितियाँ, जो रिलेशंस हैं USA से अच्छे नहीं हो रहे, तो वो भैया गड़बड़ करा सकता है। हमारा हवाई जहाज ये सोचेगा हम जा रहे हैं ईस्ट, वो जा रहा होगा वेस्ट,
ठीक है ना। कोई मतलब ये होता है, इसने किया भी है ईरान के साथ में। ईरान कभी जब पहले लड़ाई वड़ाई चल रही इराक की, तो वो क्या कर रहे थे, वो जीपीएस यूज़ कर रहे थे यूएसए का। यूएसए उनको गलत कोऑर्डिनेट्स भेज रहा था, जिसकी वजह से वो जा रहे थे जो है पूरब में जाना चाहते थे, पूरब में जा रहे थे पश्चिम में, ठीक। और खुद ही मतलब वहाँ जा रहे थे जहाँ मिसाइलें थी यूएसए की तैयार, और जो है निस्तनाबूत हो जा रहे थे। खैर, अगला टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मदन मोहन मालवीय जी से संबंधित है। मालवीय मिशन, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये बोला है कि हम एक विचार देना चाहते हैं मालवीय मिशन का, ताकि जो टीचर हैं उनके एजुकेशन, उनके विकास के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बन सके। तो मतलब अभी देखो क्या है कि कई सारे, जैसे मैं आप लोगों से कहता भी रहता हूँ, कई सारे टीचर ऐसे हैं यूट्यूब पर जो खाली पढ़ते हैं, ठीक। वो ऐसे पढ़ देंगे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान पिस्ड इन विद एन आइडिया ऑफ, ये सब क्या है, ठीक। ये रीडिंग, ये न्यूज़ रीडिंग थोड़ी ना करनी है यहाँ पर, ये तो यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट समझाना है। तो कई सारे टीचर ऐसे हैं जिन्होंने कभी एग्ज़ाम भी नहीं दिया, ठीक है ना, कभी कोई एग्ज़ाम निकाला भी नहीं, और बस वो बने हुए हैं जो है यहाँ के, मतलब वो मार्केटिंग कर रहे हैं खाली, ठीक। तो इस तरीके से टीचर्स की भी का भी मतलब विकास होना चाहिए, उनकी भी जो है पेडागॉजी होनी चाहिए कि वो किस तरीके से बच्चों को समझा सकें, ठीक। तो यहाँ पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। ये भारत के एजुकेशनिस्ट यानी कि शिक्षाविद और फ्रीडम फाइटर थे। इनको महामाना का टाइटल किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने दिया था। और ये पोएम वेम लिखते थे, तो उसके नीचे जो है पेन नेम जिसको बुलाया था, तो मकरंद इनका नाम अपना रखते थे, ठीक है। तो ये चीज़, जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो वो अपने पोएम के नीचे क्या लिखते थे, दिनकर लिखते थे। तो ये पेन नेम होता है। तो महामना किसने दिया, आपका महात्मा गांधी ने, और पेन नेम इन्होंने खुद अपना जो लिखते थे हर पोएम के नीचे, वो मकरंद था। इसके बाद ये एक जो है नरमपंथी लीडर थे, उदारवादी लीडर थे, और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 4 बार जो है प्रेसिडेंट बने, 1909, 1918, 32, 33। हालांकि 32, 33 में ये इनको जो है ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था, तो ये जो है सेशन हो नहीं पाए थे, लेकिन प्रेसिडेंट यही माने जाते हैं। इसके अलावा जो है ये एजुकेशनिस्ट थे, इन्होंने भैया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU बनारस में जो है उसकी जो है स्थापना की थी 1916 में। 1915 में एक एक्ट आया था उसके अंतर्गत, ठीक है। और ये वाइस चांसलर भी बने रहे 1919 से लेकर 1938 तक ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के। बहुत बड़ी बात है यार, उस समय विजन देख लेना। आज लोग जो है कॉलेज नहीं बढ़ा पा रहे हैं बढ़िया, ठीक। सोचिए 100 साल पहले, ठीक। अच्छा, अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि, और पूछता है ना कि भैया ये बताओ ये किसने न्यूज़पेपर चालू किया, ये जो है दैनिक किसने चालू किया, ये मैगजीन किसकी थी, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चन पूछता है। तो देखो, जो मदन मोहन मालवीय जी थे, इन्होंने एक हिंदी साप्ताहिक चालू किया, अभ्युदय, ठीक। अभ्युदय 1907 में। फिर उसको बाद में दैनिक यानी कि डेली इसको निकालने लगे 1915 में, ठीक। एक हिंदी मंथली मैगजीन टाइप से इन्होंने चालू की थी, मर्यादा 1910 में। लीडर एक इंग्लिश दैनिक चालू किया था 1909। भाई साहब कितना बंदा मतलब कर लेता था ये, ठीक है। और उसके बाद जो है चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे हिंदुस्तान टाइम्स के 1924 से लेकर 46 तक, ठीक। तो कौन कौन सी होगी भाई साहब, आपका अभ्युदया, ठीक। इसके बाद मर्यादा, इसके बाद जो है लीडर, ठीक। और तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जो है इन्होंने लिखे। लीडर भाई इंग्लिश में, तो इंग्लिश की डेली हो गई। मर्यादा जो है आपका मंथली मैगजीन हो गई, माँ से मर्यादा, माँ से जो है मंथली मैगजीन हिंदी में थी। और जो है अभ्युदय भी जो है हिंदी वीकली, तो बाद में हिंदी दैनिक हो गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के भी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये जो है थे 1924 से लेकर 46 तक। तो कैसा लगा आज का आप लोग सेशन? अगर पसंद आया तो लाइक करिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिए। क्या आपको जो है सुधार समझ में आता है ज़रूर बताइए, ठीक। क्योंकि क्रिटिज्म करना तो आसान है, सोल्यूशन देना बड़ा मुश्किल है। और CSFS का हमारा जो मोटो है वो क्या है, बी द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम के लिए पार्ट तो बहुत लोग हैं। तो चलिए, कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे वंदे मातरम।